हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसके अंदर लेसन नंबर 4 अपना कंटिन्यू था, जिसमें 7 क्लासेज अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यह है अपनी क्लास नंबर 8 और 4-5 दिन से क्लासेज नहीं आ रही थी, कुछ इश्यू था, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी अब क्लासेज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ना वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और अब तो देखो क्लास 9 की ना एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो चुकी है, आपके समर वेकेशन चल रहे हैं इस टाइम। तो अब आप लोग ना पढ़ाई को सुचारू रूप से एक कंटिन्यू रूप से चालू कर दीजिए भाई। ये जो 1 से 1.5 महीने है ना, इनके अंदर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट निकाल सकते हैं और निकालने वाले निकाल भी रहे हैं भाई। ठीक है, साइंस की क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप लोग इजीली यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए, याद कीजिए। इन 1 से 1.5 महीने के अंदर यदि आप लोग ये सारा काम कर लेते हैं तो काफ़ी सारा बर्डन आपका कम हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है भाई, तो चलो लेसन नंबर 4 की क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना साबुन। पिछले वीडियो में आपने कुछ यौगिक देखे थे, जैसे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उनकी कुछ सामान्य जानकारी थी, उनके कुछ रासायनिक गुणधर्म थे, वो अपन ने डिस्कस किया था। नया टॉपिक है अपना साबुन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा पढ़ने से पहले देखना, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखो परिभाषा देखते हैं, पहले परिभाषा क्या होती है। जब हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में साबुन प्राप्त होता है। सुनना, परिभाषा क्या है उस चीज़ को समझना। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं। देखो होता क्या है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसका समूह होता है ये COOH, बॉन्ड COOH। आप लोग जानते हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो देखो ये ऐसा आता है, ये बॉन्ड, ये कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये एक्चुअल में इस रूप में होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड, 2, 3, 4 हो गए। ये खुला है, अभी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको जोड़ेंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये बना लिया, इसने भी डबल बना लिया। हाइड्रोजन 1 बनाता है, 1 बना लिया। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे एक बात और सुनना, आप लोगों ने देखा है एल्केन, और एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन बनाने का सूत्र होता है CnH2n+2, है ना। हम एन का मान 1 रखो, 2 रखो, 1 रखेंगे तो मैथेन, 2 रखेंगे एथेन, 3 रखेंगे प्रोपेन, 4 रखेंगे ब्यूटेन, ऐसे प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ से एक एल्केन बनाना चाहूँ, जब मैं एन का मान 1 रखता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है CH4, जो कि होता है मैथेन। ये एल्केन का सूत्र है भाई ना, ये एल्केन का सूत्र होता है, और ये बन गई मैथेन। यदि मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो सूत्र बनेगा CnH2n+1। यहाँ पे जो +2 था ये +1 में आ गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम कर दिया। जब एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्केन चेंज हो जाती है एल्किल में। किसमें चेंज हो जाती है भाई, एल्किल में चेंज हो जाती है। जैसे मैंने CH4 मैथिन बन गया, वैसे यदि मैं N का मान 1 रखूँगा तो यहाँ पर बनेगा CH3। अब ये बॉन्ड क्यों लगाया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब एक जो बॉन्ड है ना, अभी ये कार्बन किसी से जुड़ेगा, अब इसको एल्केन बोलेंगे। और ये कैसे, देखो ये कार्बन है और इसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये मैथेन है और ये मैथिल है।
ये मैथेन है और ये मैथिल है, क्योंकि ये एल्केन है, ये एल्किल है। दोबारा सुनिएगा, ये एल्केन का सूत्र होता है, मैंने एन का मान 1 रखा तो मुझे जो एल्केन प्राप्त हुई वो है मैथेन। वो कौन सी है? मेथेन है। और जब मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो सूत्र ये बनेगा जिसे बोलेंगे एल्किल। जैसे मैंने एन का मान 1 रखा तो मुझे जो एल्किल प्राप्त हुई वो मैथिल है। क्लियर है? अब ये क्या है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, यहाँ पर ये जो श्रृंखला, ये जो बॉन्ड खुला हुआ है, यहाँ से कोई एल्किल ग्रुप आके जुड़ेगा और एल्किल ग्रुप को दर्शाते हैं आर से, यानी यहाँ पे आर आएगा। सबसे छोटी एल्किल मैथिल, आगे लिखेंगे तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैथेन से बनेगा मैथिल, एथिन से बनेगा एथिल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटिल। तो कोई सी भी एल्किल हो सकती है यहाँ पे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो इस आर का मतलब ये है। तो ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है पूरा, और इससे कौन जुड़ गया? एल्किल ग्रुप जुड़ चुका है। अब जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया ये, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन वाली एल्किल हो सकती है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 17 कार्बन, कितनी भी हो सकती है। यानी लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा भाई। ठीक है, उस लाइन का मतलब ये है। अब समझना उसका मतलब वापस से, कि जब हम KOH या NaOH की क्रिया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब समझ गए आप लोग? समझ गए ना भाई? जैसे यानी ये R है और ये COOH, तो ये जो एल्किल ग्रुप होगा ना, ये लंबी श्रृंखला वाला होगा। तो जब NaOH या KOH की क्रिया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में साबुन प्राप्त होता है। क्लियर है? अब कौन कौन से हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे इसे बोलते हैं स्टेरिक एसिड, जिसमें 17 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होता है, C17H35COOH, है ना। आप लोग देख सकते हैं CnH2n+1 में जब n का मान 1 रखेंगे तो H का मान 35 आएगा। ठीक है, ये एल्किल है, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। यहाँ पे n का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पे 17 है। जब यहाँ पे 17 रखेंगे तो C17H, 17 × 2 34 और 1 35, तो बन गई C17H35। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो पहला लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है भाई? स्टेरिक एसिड, C17H35COOH। एक है पामिटिक एसिड, C15H31COOH। तो ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और जब इनकी क्रिया किससे करवाएंगे? KOH से या NaOH से, तो क्या प्राप्त होगा? साबुन प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये हमने लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। यदि NaOH से क्रिया करवाओ चाहे KOH से, क्या प्राप्त होगा? साबुन। अब देखना भाई, C17H35COO, ये पूरा ग्रुप माइनस होता है, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। Na में Na+OH माइनस, KOH में K+OH माइनस। तो ये जो प्लस है ये माइनस के पास जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस के पास आएगा। तो C17H35COO माइनस और Na प्लस जुड़ जाएगा, और H+OH माइनस H2O। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, C17H35COO माइनस है, वो K से जुड़ेगा तो K आ गया, और OH ये H+OH माइनस H2O। ठीक है, यदि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो जो साबुन प्राप्त होगा ये एक कपड़े धोने का होता है, और यदि KOH से करवाएंगे तो जो साबुन प्राप्त होगा वो नहाने का साबुन होता है। क्लियर ये चीज़? तो आई थिंक परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब NaOH या KOH की क्रिया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल मिला के परिभाषा क्या जाएगी कि जो साबुन के अणु होते हैं ना, वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम
एवं पोटेशियम लवण होते हैं। भाई एक्चुअल में ये था क्या, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो था, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल था, है ना। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, RCOOH होगा। तो देखिए R आ रहा है, COO आ रहा है, H नहीं आ रहा है, क्योंकि H की जगह कौन आ गया, सोडियम लवण आ गया, यहाँ पे पोटेशियम लवण आ गया। तो कुल मिला के साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे देखो भाई, देखो भाई, अब आपने अभी देखा था ये चीज़ कि जैसे RCOON है ना, कपड़े धोने का साबुन था, RCOO, ये नहाने का साबुन था, ये वाला माइनस में था, ये वाला प्लस में था। तो इसमें जो ये जो साबुन का अणु है ना भाई, इन्हीं से साबुन बनेगा। ये साबुन का एक अणु बना लिया हमने, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे और साबुन बन जाएगा। इसमें ना दो सिरे होते हैं, जल रागी, जल विरागी। रागी का मतलब होता है स्नेह करना, प्यार करना। तो जल रागी तो जल से प्यार करता है, यानी जो जल में घुल जाएगा, जो जल की ओर होगा, और जल विरागी जो जल से दूर होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि साबुन के अणु में जल रागी व जल विरागी सिरा या समूह होते हैं। जल रागी कौन सा होगा कि साबुन के अणु का वह सिरा जो जल में घुलनशील होता है। रागी का मतलब होता है प्यार करना, किससे, जल से। जब जल से प्यार करेगा तो जल में घुलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो जल रागी समूह या जल रागी सिरे का मतलब क्या हुआ, इस साबुन के अणु का वह सिरा जो जल में घुलनशील होता है जल रागी कहलाता है, जो कि आयनिक भाग होता है, जो कि आयनिक भाग होता है, जो कि आयनिक भाग होता है ना। और आयनिक का मतलब है प्लस माइनस। तो देखिए ये वाला आयनिक भाग है, माइनस प्लस, ये आयनिक भाग है कि नहीं, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा जल रागी सिरा। और जल विरागी साबुन के अणु का वह सिरा जो जो हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन का मतलब है गंदगी, जो गंदगी में साबुन लगाएंगे तो साबुन के अणु का वह सिरा जो गंदगी की ओर होगा वो जल विरागी होता है। हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मैल में घुलनशील होता है। तेलीय मैल का मतलब सिंपल सा है गंदगी, ये समझो, जो गंदगी की ओर होगा वो तेलीय मैल में यानी गंदगी में घुलनशील होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है, जो कि कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है। और आपको पता है ये कार्बन श्रृंखला वाले भाग होता है। जैसे स्टेरिक एसिड में क्या था, C17H35, पामेटिक एसिड में कौन सा था, C15 और H31, यही तो था ना। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला का भाग है, यानी जो R वाला ग्रुप है ये जल विरागी है, और ये वाला जो आयनिक भाग है ये जल रागी है। आई थिंक ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखो भाई, ये देखिए डायग्राम बना दिया मैंने। जैसे C17H35 COONA है ना, ये वाला आयनिक भाग होता है। तो ये प्लस ये माइनस, ये आयनिक भाग है यानी ये जल रागी सिरा है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जो कि जल विरागी है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया, कि साबुन की सफाई प्रक्रिया। एक बात सुनना भाई, जब साबुन को हम काम में लेंगे तो क्या बनते हैं, झाग बनते हैं, और उन झागों को बोला जाता है मिसेल। क्या बोला जाता है भाई, उन साबुन को बोला जाता है मिसेल। हाँ, क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है। भाई साबुन की सफाई प्रक्रिया यानी साबुन कैसे काम करेगा, और जब साबुन काम करेगा, साबुन को यूज करेंगे तो झाग बनेंगे, उन झागों को बोला जाता है मिसेल। तो इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है मिसेल निर्माण की क्रिया। बात तो ये की है ना भाई। एक मिनट, देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया अथवा मिसेल यानी झाग निर्माण, बात एक ही है। तो देखिए होता क्या है,
सुनना इसको कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। बिल्कुल होती है भाई, साबुन सफाई का काम तब करेगा जब झाग बनेंगे, और झाग को क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है, जिसमें साबुन के अणु का आयनिक भाग, अभी देखा था ना आपने, आयनिक भाग, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ C17H35 COONA, तो ये वाला भाग तो कहलाता है जल रागी, जो कि आयनिक वाला भाग था प्लस माइनस, और ये वाला भाग कहलाता है जल विरागी, है ना, हाइड्रोकार्बन वाला। वही तो लिखा है कि जिसमें साबुन के अणु का आयनिक भाग यानी जल रागी सिरा जल के अंदर होता है, तथा हाइड्रोकार्बन वाला भाग, कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग, जल विरागी सिरा तेल के कण अर्थात मैल की ओर होता है। अभी बताऊंगा कैसे। इस प्रकार एक ऐसा गुच्छा बन जाता है, जैसे मान लीजिए ये गंदगी है और इसके चारों ओर जल है, ठीक है, तो ये मान लीजिए मिसेल आ गए आपके, ये मिसेल है। तो जो सिरा गंदगी की ओर है ये वाला, ये जल विरागी है, और जो जल की ओर है चारों तरफ जल भरा हुआ है वो जल रागी सिरा है, ठीक है। इस प्रकार एक ऐसा गुच्छा बन जाता है जिसमें जल विरागी सिरा गुच्छे का आंतरिक हिस्सा, भाई गुच्छे के अंदर तो गंदगी है ना, उस गंदगी की ओर जल विरागी होगा, तो जल विरागी सिरा गुच्छे का आंतरिक हिस्सा तथा जल रागी सिरा गुच्छे की सतह पर यानी उसके किनारों पर स्थित होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। कैसे? मैं डायग्राम बता रहा हूँ, इसका ध्यान से देखना। इधर देखना भाई, मैं इसका डायग्राम बता रहा हूँ आपको। देखिए, हाँ भाई, आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। जैसे साबुन का एक अणु बना रहा हूँ मैं, C17H35 COONA, ये माइनस प्लस, ये तो होता आपका जल रागी सिरा, जल रागी, और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है आपका जल विरागी, यानी ये हिस्सा जल की ओर होगा, ये गंदगी की ओर होगा। अब देखो, और इसको मैं शॉर्ट रूप में ऐसे बना रहा हूँ, Na है, ये प्लस वाला भाग, ये माइनस वाला भाग, और इससे ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका जल रागी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका जल विरागी है, ठीक है। और अब देखो, ये आपकी गंदगी है, बीच में गंदगी है, इसमें आपने साबुन लगाया, साबुन में दो सिरे, जल रागी जल विरागी, ये गंदगी है, गंदगी के चारों ओर जल है। जब आप इसमें साबुन लगाएंगे तो साबुन का जो जल विरागी सिरा होगा वो तो गंदगी की ओर होगा। देख लीजिए, ये वाला हिस्सा है आपका जल विरागी जो कि गंदगी की ओर है, और जो जल रागी सिरा होगा वो जल की ओर होगा, ये आपका जल रागी सिरा है। इस प्रकार देखो, एक ऐसी संरचना बन रही है जिसका केंद्र वाला भाग है वो तो जल विरागी सिरे से बना है, और जो बाहर वाला भाग है सतह वाला वो जल रागी सिरे से बन रहा है। इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है मिसेल का चित्र। तो आई थिंक ये वाली थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है, जिसमें साबुन के अणु का आयनिक भाग यानी जल रागी सिरा जल के अंदर होता है, तथा हाइड्रोकार्बन भाग यानी जल विरागी सिरा तेल के कण अर्थात मैल यानी गंदगी की ओर होता है। इस प्रकार एक ऐसा गुच्छा बन जाता है जिसमें जल विरागी सिरा गुच्छे का आंतरिक हिस्से में तथा जल रागी सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पर बनेगा। क्लियर है भाई? आगे देखो, ये तो आपने इसका एक बेसिक चीज़ देख लिया। अब क्रिया विधि कैसे होगी वो ध्यान से देखना।
हाँ भाई, अब देखो काम कैसे करेगा साबुन, ये देखो यहाँ पे देखना आप लोग, ईजिली आपको सब कुछ दिखाई देगा। हाँ जी, मान लीजिए कि ये कोई कपड़ा है, ठीक है, और इस पर ये गंदगी लगी हुई है, ये गंदगी लगी हुई है। अब आपने क्या किया, ये कपड़ा है और ये गंदगी है, इस पर लगाया साबुन। थोड़ा सा पानी डालेंगे, साबुन लगाएंगे। भाई बिना पानी साबुन कैसे काम करेगा, पानी तो डालना पड़ेगा। पानी डाला तो साबुन, जैसे साबुन डालेंगे, साबुन को पानी कपड़े पे लगाएंगे तो साबुन के अणु निकलेंगे, और साबुन के अणु का दो सिरा, जलरागी सिरा और जलविरागी सिरा, दो सिरे होंगे, है ना। ये चिकन या तो मैल है। अब क्या होगा, देखो ये जो गंदगी है ना, इसके चारों ओर साबुन के अणु लग जाएंगे। जिसका जो जल विरागी सिरा होगा वो तो इस गंदगी की ओर होगा। देख लीजिए ये जो खाली वैसा बाग दिख रहा है ना आपको, अरे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे तो ये डार्क है और ये खाली है, ये तो आपका जल विरागी है और ये आपका जल रागी है। तो देख लीजिए खाली वाला बाग तो गंदगी की ओर है, देख सकते हैं आप लोग, और जो जल रागी सिरा है वो बाहर की ओर है, यानी जल की ओर है। और ऐसे क्या होंगे, सारे के सारे कण इस गंदगी के चारों ओर जमा हो जाएंगे। तो चारों ओर जमा होंगे, उसी संरचना को क्या बोला था, मिसेल बोला था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो साबुन के अणु हैं ये क्या करेंगे, यानी जो मिसेल है वो गंदगी को खींचेगा। जैसे खींचेगा, देख लीजिए जैसे खींचता जाएगा तो ये जो गंदगी है वो कपड़े से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जब हम उस कपड़े को साफ पानी से धोएंगे तो जो गंदगी है वो अलग हो जाएगी और कपड़ा हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। अब ये बातें हमने यहाँ पे लिखी है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे वो डायग्राम बनेगा, अभी मैंने आपको जो बताया था, और ये बातें मैंने लिखी हैं कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, यानी साफ करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो तेलीय मैल होता है, जो गंदगी होती है, वो मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाती है। अभी आपने देखा था, इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। भाई जैसे जो मिसेल है, साबुन के अणु हैं, वो गंदगी को अपनी ओर ले लेंगे, कपड़े से बाहर निकाल लेंगे, और जैसे ही हम कपड़े को पानी से धोएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। एक चीज़ और देख, नोट डाल के बात लिखी है, देखो साबुन केवल ना मृदु जल यानी मीठे जल के साथ ही सफाई क्रिया करते हैं, कठोर जल के साथ नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा भी मैं कारण बताऊंगा आपको, ठीक है। तो साबुन केवल मृदु जल यानी मीठे जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं। एक नोट लिखा है, उसको देखना कि साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। आपने देखा होगा ना, साबुन का गोल बनाना और उसमें जब प्रकाश डालेंगे ना तो आपको रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिस कारण साबुन का गोल बादल जैसा दिखाई देता है। आगे देखो भी, तो ये आपका साबुन हो गया। अब देखते हैं अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब है डिटर्जेंट, देसी भाषा में सर्फ जिसे हम बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। साबुन तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला है ना, वहाँ पर या तो अमोनियम जुड़ेगा या सल्फोनेट। साबुन के अंदर तो क्या होता है, जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला थी उसमें या तो सोडियम था या पोटेशियम था। सोडियम होगा तो कपड़े धोने का साबुन, पोटेशियम होगा तो नहाने का साबुन। लेकिन इसके अंदर सोडियम या पोटेशियम नहीं होता है। लंबी श्रृंखला वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके अंदर या तो अमोनियम होगा या सल्फोनेट होगा, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट। आपको दिखाई शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा है मैंने सल्फोनेट। सल्फोनेट लवण होते हैं। कैसे, देखो सल्फोनेट का सूत्र होता है SO3H। जैसे ये सल्फर है, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया, एक ही जुड़ गया, एक ही जुड़ गया और ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ध्यान से देखना, सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 बनाता है, 1 हो गया। ऑक्सीजन 2 बनाता है, इसने 2 बना लिए, इसने 2 बना लिए, लेकिन इसने 1 ही बनाया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब देखो इस हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं,
कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एल्किल के साथ कौन होगा, कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप होगा इसके अंदर। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाएगा, सर्फ का निर्माण हो जाएगा, डिटर्जेंट का निर्माण हो जाएगा। हाँ जी, तो अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन केवल मीठे जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी मीठे जल के साथ ही झाग देता है या मिसेल बनाता है, जबकि जो अपमार्जक होता है वो कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य करते हैं। चाहे जल कठोर हो यानी कड़वा हो, चाहे जल मीठा हो, दोनों में सफाई क्रिया करते हैं कौन, डिटर्जेंट। आगे देखो, अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अब उस किशन की बात करते हैं हम, कौन सा किशन, कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में अभिक्रिया करता है, वो मीठे जल में अभिक्रिया करता है, कठोर में नहीं, कारण क्या है सुनना। तो किशन है, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में कार्य करते हैं, क्यों। तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि मृदु जल और कठोर जल में डिफरेंट क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कठोर जल होता है और जो मृदु जल होता है इनमें डिफरेंट क्या है। देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। कठोर जल और मृदु जल एक्चुअल में क्या होता है, कठोर जल के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण। आपने कई बार देखा होगा कि जो कठोर जल होता है ना वो साबुन के झाग नहीं देता है, ये जो कठोर, हाँ, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि इसको गर्म करेंगे ना तो ये झाग देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो गर्म करने से लवण है ना नष्ट हो जाते हैं। तो फर्क इतना सा है कि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जबकि मीठे जल में नहीं होते हैं। अब होता क्या है सुनना, कि साबुन जो होगा ना वो कठोर जल के जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं ना उनसे क्रिया कर लेता है। भाई कठोर जल में क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण हैं और इसमें नहीं है। तो जो साबुन होता है वो मीठे जल में तो झाग देगा क्योंकि ये लवण नहीं है, लेकिन कठोर जल में ये जो लवण होते हैं ना इनके साथ जुड़ जाता है कौन, साबुन, और इनके साथ जुड़ करके एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है स्कम। और वो स्कम क्या करता है, साबुन के झागों को बनने ही नहीं देता है। इस स्कम के कारण साबुन के झाग नहीं बनेंगे। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो मीठे जल में तो झाग देगा ही देगा, कठोर जल में भी झाग देता है, क्योंकि वो इनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और जब इनके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या स्कम बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये सिंपल सा रीजन होता है और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है एवं अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है जो शरीर पर जमा रहता है एवं झाग मुश्किल से बनते हैं। ठीक है। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जकों का उपयोग करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका आवेशित सिरा प्लस या माइनस वाला सिरा जो होता है वो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम एवं जो मैग्नीशियम के लवण हैं के साथ अघुलनशील पदार्थ यानी जो स्कम होता है वो नहीं बनाता है। इस प्रकार अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं या झाग बनाते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दोबारा सुनना, वापस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। हाँ भाई, साबुन मीठे जल में झाग देता है, कठोर में नहीं, लेकिन अपमार्जक दोनों में देता है। ये आपको कारण देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो कठोर जल होता है और जो मृदु जल होता है इनमें डिफरेंट क्या है। कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कोई लवण नहीं होते हैं। अब जैसे आपने साबुन को मीठे जल में काम लिया तो झाग देगा,
लेकिन कठोर जल में लेंगे तो झाग नहीं देगा, क्योंकि जो साबुन होता है वो इन कैल्शियम लवण या मैग्नीशियम लवण से क्रिया कर लेता है और एक अघुलनशील पदार्थ जिसे बोलते हैं स्कम वो बनाता है, और इस स्कम के कारण जो साबुन होता है ना वो कपड़ों पर या हमारी त्वचा पर जमा हो जाता है, साबुन को फूलने ही नहीं देता है। जबकि अपमार्जक होता है वो मीठे जल में तो झाग देगा ही देगा, इसमें भी देता है। क्यों? क्योंकि जो अपमार्जक होता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवणों से क्रिया नहीं करता है, यानी कोई स्कम नहीं बनाता है। ये इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, आगे देखो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचेगा IUPAC नाम का। हालांकि देखो इस टॉपिक से ना जनरली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इस साल क्वेश्चन नहीं आया, शायद कुछ और ही पूछा था, मतलब नाम नहीं पूछा, कुछ क्रियात्मक समूह पूछा था, और इससे पिछले वाले में ज़रूर पूछे थे। यानी IUPAC पद्धति के नाम अब तक ना 2-4 बार ही पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ वो लास्ट टॉपिक बचेगा और फिर आपके चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना भाई। हाँ जी, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है सजीवों पर अल्कोहल का प्रभाव कैसे होता है। ठीक है, देखिए अल्कोहल बहुत सारे होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लेकिन ज़्यादातर हम जो अल्कोहल यूज करते हैं अपने मज़े के लिए, है ना, वो एक तो होता है, 2 की बात करेंगे अपन। एक तो बात करेंगे मेथेनॉल, और एक बात करेंगे एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। अपन जो ड्रिंकिंग के रूप में यूज करते हैं वो एथेनॉल होता है जनरली। ठीक है, तो अल्कोहल 2 की बात करेंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, इनका किस प्रकार इफेक्ट होता है वो बात करते हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं एथेनॉल का प्रभाव। तो जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है। उपापचयी का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, वो सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। भोजन खाएंगे, श्वसन क्रिया है ना, वो सभी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, तो वो सारी क्रियाएं धीमी हो जाएगी तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है ना, हमारा मस्तिष्क वगैरह, ये सारी चीज़ें। साथ ही नियंत्रण एवं समन्वय में कमी आ जाती है, यानी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। देखा होगा ना पीने के बाद क्या हालत हो जाती है। मानसिक दुविधा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, ऊनिंदापन, नींद नहीं आएगी, सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, यानी हम कमजोर भी हो जाते हैं, वीकनेस फील होती है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट होंगे किससे? एथेनॉल से। तो एथेनॉल का क्या क्या प्रभाव है कि जब अधिक मात्रा में, हाँ भाई लिमिट में होना चाहिए, वो एक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली कर रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सारी दिक्कत हो जाएगी। कौन कौन सी, वापस देखना। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है, नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं हो पाता है, मेंटल हेल्थ गिर जाएगी, नींद नहीं आएगी, सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाएगी, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। और एथेनॉल का क्या प्रभाव है वो देखना भाई, सॉरी मेथेनॉल का, एथेनॉल का हो गया, मेथेनॉल का देखो। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी ही मात्रा लेने से मृत्यु तक हो सकती है। देखो हम एथेनॉल को ले सकते हैं ना, मेथेनॉल बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, इससे ना थोड़ी सी मात्रा लेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा देखो यकृत में मेथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर, जैसे यकृत में पहुंचेगा वहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होगा और मेथेनॉल से बन जाएगा मैथेनेल, मैथेनेल ये बन जाएगा, मैथेनॉल मैथेनेल में चेंज हो जाएगा। और यह मैथेनेल क्या करता है, यकृत की कोशिकाओं के जो घटक होते हैं, जो यकृत की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिपेटिक सेल्स, यानी जिन जिन चीज़ों से यकृत बना है उन सभी के साथ अभिक्रिया करके और इनके प्रोटोप्लाज्म को उसी प्रकार स्कंदित यानी गाढ़ा कर देता है, उस प्रकार जमा देता है जिस प्रकार अंडे को हम पकाते हैं तो वो स्कंदित होता है। भाई पहले बात ये देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपने देखा होगा 9th क्लास में सुना होगा आपने, क्योंकि कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, उसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य
और बीच में होता है केंद्रक। ठीक है, पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव, फिर केंद्रक। तो कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो होता क्या है कि जैसे आपने अंडे को गर्म करते हैं तो अंडे के अंदर जो यॉक सैक होता है उसका जो पीला पीला पदार्थ होता है गर्म करने पर किस प्रकार जम जाता है, उसी प्रकार जैसे आपने मेथेनॉल का सेवन किया, वो लीवर की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम हेपेटिक सेल बोलते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ठीक है, जैसे अंडा जमता है ना, अंडे का यॉक सैक वैसे जमा देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि यह मेथेनेल, कि जैसे यकृत में मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा मेथेनेल में चेंज हो जाएगा, यह मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करके इनके प्रोटोप्लाज्म को, यानी इसको हिंदी में जीवद्रव बोलते हैं, उसी प्रकार स्कंदित कर देता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनेल आंखों, और क्या क्या करेगा, मेथेनेल आंखों की तंत्रिका कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो आंखों को इफेक्ट करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, यहाँ तक कि हमारी डेथ तक भी कर देगा। कौन? मेथेनॉल। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे एक दो नोट लिखे हैं, उनको देखना। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक होता है, यानी जो फैक्ट्रियाँ होती है ना उनमें भी एथेनॉल का यूज होता है। अतः औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य नहीं रह पाता है। भाई देखिए, कोई फैक्ट्री है ना, और आपको पता है जो एथेनॉल होता है ना, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में टैंक है जिसमें क्या भरा है, एथेनॉल भरा है। अब जो लेबर है, जो काम करने वाले हैं, वो थक जाते हैं। आपने देखा होगा भाई, काम करने वाले ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, वो शाम को ज़रूर लगाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सारे दिन भर काम किया और शाम को उस टैंक से, उस फैक्ट्री के टैंक से इसको ले जा सकते हैं सेवन करने के लिए। तो ये तो फिर नुकसान हो जाएगा कंपनी का। और एक होता है मेथेनॉल, ये होता है हानिकारक। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले इस मेथेनॉल को इस एथेनॉल में मिला देते हैं, और जैसे ही एथेनॉल में मेथेनॉल मिलेगा तो ये भी थोड़ा सा जहरीला हो जाता है ना। अभी आपने देखा था, लीवर को डैमेज कर सकता है, आंखों को डैमेज कर सकता है, इवन हमारी डेथ तक भी हो सकती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक होता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है। अतः औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए, भाई कर्मचारी उसका इस्तेमाल ना करे, उसका सेवन ना करे, रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य नहीं रह पाता है। नीचे देखो, विकृत अल्कोहल। विकृत का मतलब होता है किसी की संरचना से किसी से छेड़छाड़ करना, उसमें कुछ परिवर्तन करना। तो किस में परिवर्तन करेंगे, अल्कोहल में। क्या करेंगे कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर, कुछ कलर मिला देते हैं, मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। इसे ही विकृत अल्कोहल कहते हैं। जैसा इसका कलर होता है उसको नीले रंग में चेंज कर दिया, यानी कुछ छेड़छाड़ की, उसे बोलते हैं विकृत अल्कोहल। आई थिंक ये चीज़ भी आपके बेजे में बैठ गई होगी। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन, इसके अलावा 2 क्वेश्चन हो रहा है, फिर ये वाला आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक क्लास और आएगी जिसके अंदर अपन IUPAC की बात करेंगे। हाँ भाई देखिए, ईंधन के रूप में अल्कोहल के उपयोग को समझिए कि जो अल्कोहल होता है इसको हम ईंधन के रूप में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे गन्ने की बात करेंगे, शुगर कैन की। जो पहले समझना, जैसे मान लीजिए ये कोई गन्ना है ना, ये गन्ना है, हम गन्ने के रस से चीनी बनाते हैं, आपको पता है। ये मान लीजिए गन्ने का रस आपने निकाला, ये गन्ने का रस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे जब चीनी बनाएंगे ना तो हम इसको गर्म करेंगे, और जब गन्ने के रस को गर्म करते हैं, जब गन्ने के रस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एक उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है मोलेसस। इसका नाम क्या होता है, मोलेसस। इसका नाम होता है मोलेसस। ठीक है, इस मोलेसस में हम क्या करते हैं, इस मोलेसस से अल्कोहल तैयार किया जाता है। इस मोलेसस से अल्कोहल तैयार करेंगे, और कुछ देशों में क्या होता है, इस अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसको ना ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। ये सिंपल सी बात है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। गन्ने का रस मोलेसस बनाने के उपयोग में लाया जाता है। जब गन्ने के रस से चीनी बनाएंगे, जब उसको गर्म करेंगे तो एक उप उत्पाद के रूप में मोलेसस, जिसे सिरा भी बोलते हैं, वो बनता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है, जनरली एथेनॉल। ठीक है। अब कुछ देशों में क्या होता है, इस एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छ ईंधन का मतलब है कि इसका अच्छे से दहन होगा। भाई कोई भी चीज़ जब अच्छे से जलती है ना तो बनती है CO2 गैस, और जब अच्छे से नहीं जलती तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होती है CO2 की बजाय। ठीक है। तो स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी CO नहीं निकलेगा, CO2 निकलेगी। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। यानी किसी भी वस्तु को जलते समय यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो हमेशा CO2 बनता है, जलेगा तब। और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो CO बनता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये इसका आंसर है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कोयले तथा पेट्रोलियम निर्माण को समझाइए कि जो कोयला होता है और पेट्रोल होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज़ ना आप लोग SS में पढ़ते हैं भाई, ये जीवाश्म बनता है ना, कि उथल पुथल हुआ होगा, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए, नीचे दबने से फिर क्या क्या बना, कोयला, पेट्रोल ना, कोयला निकालते हैं तो पेट्रोल भी निकलता है। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जो कहाँ से लिखनी है, ये आपको ना बुक से ही लिखनी है। ज़्यादा बड़ी ऐसी कोई बात है नहीं, आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कुछ ना। तो ये आंसर आपको बुक से लिखना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको ये चीज़। ये कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, तो ये वाला आंसर लिख लेना भैया आप लोग, है ना। वो सारी बातें लिखी है कि कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। जैव मात्रा का मतलब है हमारे जो सजीव है ना, उनके अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उसे जैव मात्रा बोलते हैं, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न एक पादप का ही ग्रुप है ना, तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे क्षय होकर यानी नष्ट होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष है। ये सारी बातें वही लिखी है जो आप लोग SS में पढ़ते हो, है ना, कि किस प्रकार कोयले का, पेट्रोल का निर्माण होगा। तो इसको देख लेना और आपकी भाषा में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे भाई। हाँ जी, तो वीडियो कैसा लगा है एक तो लाइक करके बताना है, कमेंट भी कर देना है आपको अच्छा सा, और क्लास को ना अधिकतम आपको शेयर करना है। इसके अलावा इसकी एक क्लास और बच्ची जिसके अंदर अपन IUPAC की बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा ना, IUPAC। आपने 9th क्लास में केवल इसका पूरा नाम देखा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हिंदी में इसको ये बोलते हैं, है ना। तो ये एक पद्धति है नाम लिखने की, कि कोई भी यौगिक है आपके सामने, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे इसके द्वारा, है ना, इसका यूज करके। तो वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, तब तक क्लासेज लेते रहिए। और जैसे ही ये वाला वीडियो अपना आएगा ना तो लेसन 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, और लेसन 4 कंप्लीट होने का मतलब है केमिस्ट्री वाला भाग कंप्लीट होना। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 4 4 लेसन कंप्लीट। इसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे, देन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।